बस है। अच्छा, आपने कहा कि नई पीढ़ी है, नया जमाना है, नई शिक्षा नीति है, तो एक नई डिजिटल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी आया। सर, इसको थोड़ा समझाइए कि ये कैसे काम करेगा। देखिए, दो प्रकार की बातें उसमें होगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसमें हम आगे जाकर के सभी विश्वविद्यालयों को उसमें जोड़ने वाले हैं। जो छात्र दूसरी जगह पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो यदि डिजिटल यूनिवर्सिटी से भी कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें भी वो एडमिशन ले सकेंगे, ऑनलाइन भी ले सकेंगे और हाइब्रिड मोड पे भी उसमें जैसे प्रैक्टिकल कुछ करना होगा तो उसके लिए भी उसमें सुविधा दी जाएगी कि वो वहां पर आकर के कुछ समय के लिए अपना प्रैक्टिकल वो कर सकता है। अच्छा, एक चीज है सर कि हम केवल अब इस तरफ का जमाना नहीं रह गया कि बच्चे को डिग्री दे दें। अब उसको स्किल्ड बनाना है, उसको जॉब ओरिएंटेड बनाना है, वो अपना कुछ काम कर सके। सरकार का फोकस भी है कि अब स्वावलंबी बने बच्चे। तो ये कितना डिफिकल्ट टास्क है कि भाई पढ़ाना तो है, साथ में उसकी नौकरी की सिक्योरिटी हो, वो भी ध्यान रखना है। देखिए, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग ये दोनों पूरा हमारे रोजगार उन्मुखी विषय हैं पूरे उसमें। लेकिन अभी तक क्या था कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री को किस प्रकार के लोग चाहिए और हम कैसे लोग बना रहे थे, ये बड़ा अंतर था। पहली बार हमने 2 बार उनके साथ मीटिंग हो चुकी है, तीसरी बार फिर से इंडस्ट्रियल के साथ मीटिंग होकर के हम जो पाठ्यक्रम तैयार करेंगे वो पाठ्यक्रम जो मांग है उसके अनुसार उनको में चेंज करेंगे ताकि हमारे विद्यार्थी का प्लेसमेंट हो सके, अपनी धरती पे हो सके, मध्य प्रदेश में हो सके, उसको बाहर इधर उधर नहीं जाना पड़े। ये हमने भी बड़ा परिवर्तन टेक्निकल एजुकेशन में करने जा रहे हैं। अच्छा सर, आप लोग राजनीति में हैं। अब कोई बच्चा राजनीति में आना चाहता तो उसकी शुरुआत तो कॉलेजों से होती है। वो चाहता है कि वहां पे चुनाव की शुरुआत हो। इस दर्द को तो शायद आप उनके बेहतर समझेंगे। तो वो कब क्यों रुके हुए हैं चीजें, क्यों चुनाव की प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ पा रही? चुनाव का सैद्धांतिक रूप से सरकार ने निर्णय कर लिया कि हमको चुनाव कराना चाहिए। कुछ प्रशासनिक पक्ष और कुछ जो कठिनाई रहती है उन पर थोड़ा सा विमर्श कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इस पर आगे बढ़ेंगे क्योंकि निश्चित रूप से छात्र को लोकतंत्र को समझाने के लिए छात्र संघ चुनाव बहुत अनिवार्य है और उसके हम पक्षधर हैं। अच्छा, इसके दोनों मैं पक्ष विपक्ष समझने की कोशिश करूं। कई चुनाव हमने छात्र जीवन के ही इतने इंटेंस देखे हैं कि वहां पर हिंसा तक होने लगती है और कहीं ना कहीं फोकस उसी तरफ ज्यादा हो जाता है छात्रों का। और इसके फायदे अगर मैं सोचूं कि एक बच्चे की समझ बढ़ती है, उसको नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, तो दोनों चीजें आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, हिंसा तो किसी भी चुनाव में हो सकती है। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, पहले वहां हिंसा होती थी, आज चुनाव संपन्न हो रहा है। लोगों को ऐसी मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी कि हम सच्चे लोकतंत्र में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हम पालन करें, आदर करें और इसलिए उसमें जो जो आवश्यक परिवर्तन करना, जैसे बहुत लंबे समय तक किसी चुनाव को खींचने से विशेषकर कॉलेज कैंपस में बहुत स्वरूप बिगड़ सकता है। इसलिए कम समय में छात्र संघ चुनाव हो जाए और एक अच्छी व्यवस्था के तहत हो जाए, स्वस्थ परंपरा के साथ हो जाए, ये हमारी तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज है सर कि टीचर्स की एक कमी रहती है और वो कमी निरंतर बनी हुई है कई कॉलेजों में खासकर। तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, आगे भर्तियां हों वो कैसे पूरी होंगी? हमने भर्ती की प्रक्रिया पूरी चल रही है। कुछ कोर्ट केसेस के कारण कुछ जगह पर विलंब हो रहा है, लेकिन हमारी तरफ से हम पूरा पीएससी को लगातार पद भरने के लिए हमारी तरफ से मांग है कि भाई हमारी भर्ती पूरी कर दी जाए। लेकिन जहाँ कहीं कुछ कोर्ट केसेस हो जाते हैं तो विलंब होता है, लेकिन उसका भी जल्दी जल्दी निराकरण भी हो जाए, ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जब भर्ती नहीं होती तो हमें गेस्ट टीचर्स की जरूरत पड़ती है। अब वो गेस्ट टीचर्स आते हैं तो उनकी भी डिमांड रहती है कुछ समय बाद कि हमारी भी कहीं ना कहीं जो रेगुलर टीचर्स हैं उनकी जैसी सुविधा मिले। उनकी भी फिर नाराजगी समय समय पर देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में हमने अतिथि विद्वानों को काफी ठीक सम्मान देने की कोशिश की है, परंतु जो यूजीसी ने कुछ मापदंड तय किए हैं उस मापदंड के अनुसार ही हम अतिथि विद्वानों की भर्ती कर सकते हैं। पुराने समय के कुछ अतिथि विद्वान ऐसे हैं जो यूजीसी के मापदंड पूरा नहीं करते हैं, इसलिए उनके लिए कठिनाई है, बाकी के लिए कठिनाई नहीं है। सम्मान जो मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है और वो मेहनत भी खूब करते हैं, परिश्रम भी खूब करते हैं और हमको अभी ध्यान में आया कि उनमें से ही ज्यादातर लोगों का स्थायी जब एग्जाम होकर होता तो उन्हीं में से ज्यादा लोगों का चयन हो रहा है। तो सर ये तो उनको क्लियर होता होगा, नियम कायदे तो बने हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर वो मांग करते हैं तो फिर सरकार के सामने कैसे, क्योंकि आपको उनको नाराज भी नहीं करना है। मांग का तो ऐसा है कि मांग की तो समाज है तो मांग की प्रक्रिया चलने वाली, लोकतंत्र में सब
जायज भी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि भाई उनका जो विषय है उस विषय को हम कितना हल कर सकते हैं, उनसे संवाद करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम भी कुछ नहीं, जैसे कई कोर्ट का विषय आ गया तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार की ओर से पूरी कोशिश ये होती है कि हमारे यहाँ जो आता है उसका ठीक एक इस विचार के साथ आया होगा कि मेरा जीवन शिक्षा के लिए है, इसलिए उसका जीवन समर्पित शिक्षा के लिए, तो उसकी चिंता करने का काम सरकार का है। उस पॉइंट पर भी हम ध्यान देने जा रहे हैं। अच्छा, शिक्षा में सर थोड़ा सा राजनीतिकरण भी आजकल मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो उस पर अगर थोड़ा बात करें, जैसे सरकार ने कहा कि स्कूलों में जन्माष्टमी मनाइए, तो उस पर कांग्रेस कहती है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जन्माष्टमी मनाइए, फिर दूसरे धर्म के लोग क्या हैं वो भी उनके भी कार्यक्रम होने चाहिए। तो ये जो चीजें हैं इसे किस तरीके से देखते हैं आप? कांग्रेस जो आरोप लगाती है उन्हें किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, दुनिया के जितने भी देश हैं सब देशों का अपना कोई इतिहास है, कोई तिथि है। भारत देश एक ऐसा देश है जिसका एक प्रकार से सृष्टि निर्माण से ही सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में भारत का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। और इसलिए भारत परंपराओं से, मान्यताओं से बना ही देश है, इसीलिए विशिष्ट देश है हमारा, विशिष्ट पहचान ली हुई दुनिया में। और दुनिया को हम समेटने का भी साहस इसलिए कर पाते हैं, सम्मान देने का भी काम इसलिए कर पाते हैं कि हमारी परंपरा मान्यताओं में एक मानवीय दृष्टिकोण इतना मजबूत है कि वो प्रखरता के साथ साथ दिखता है। और इसलिए जो परंपराएं समाज में विद्यमान हैं, उन परंपराओं का आगे विद्यार्थियों में एक नैतिक शिक्षा की दृष्टि से इन विषयों को सम्मिलित करना, मैं समझता हूं ये बहुत श्रेष्ठ उदाहरण बनता है। एक उदाहरण के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैंने कई मंचों पे कहा कि दुनिया के लोगों, देश में किसी देश में भी यदि चरित्र निर्माण की बात करें, नैतिकता की बात करें, तो कोई मशीन, कोई फैक्ट्री नहीं है। हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि जिसमें महिलाओं के प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा करने का स्कूलों में, कॉलेजों में एक व्यवस्था थी, सदियों पुरानी थी। उस परंपरा को यदि हमने कमजोर करने की कोशिश की तो आज जो कई घटनाएं होती है, मुझे लगता है कि वो जो श्रद्धा और विश्वास का जो मापदंड था, जो तरीका था, उसको देश भूल गया। इसलिए सदियों से सरस्वती पूजन की व्यवस्था, अब सरस्वती को आप धार्मिक रूप से मत सोचिए, सरस्वती को इस रूप में देखिए कि एक मातृ शक्ति के प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा करने का कोई मशीन तो हो नहीं सकती है। मनुष्य में संस्कार देना है, विचार बदलना है, तो कोई न कोई दृश्य सामने होगा, तो उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास होगी, तो बेटों में मातृ शक्ति के प्रति, बेटियों के प्रति सम्मान और विश्वास का भाव पैदा हो सकेगा। ये केवल भारत देश है, दुनिया के किसी देश में व्यवस्था नहीं है। और इसलिए भारत की परंपराएं, मान्यताएं, वो सब भी एक ज्ञान है। जैसे मैं एक और विषय उदाहरण देता हूं जी। हमारे देश में जब मैं बाहर निकलता हूं, मुझे लगता है कि ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष हमको प्राणवायु देते हैं। और कोरोना में लोगों को अनुभव हो गया कि ऑक्सीजन का कैसा संकट होता है। हमारे पूर्वजों ने उनके प्रणाम करने की